viewers, I hope you are doing great in your life. तो आज के इस वीडियो में द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 11 दैट इज वॉइड मैरिज एंड सेक्शन 12 विच इज वॉइडेबल मैरिज. अब वॉइड मैरिज क्या है? वॉइड मैरिज मीन्स इट इज नल. ये वैलिड मतलब ये पहले से ab initio ये मैरिज को नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो आप अपने मैरिज को कैसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो? एनी मैरिज solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses 1, 4, 5 of section 5. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही साधा सीधा बेयर एक्ट का जो प्रोविजन बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले तो पिटीशन आनी चाहिए ईदर ऑफ द पार्टी, या तो हस्बैंड या वाइफ. वो क्या करेंगे? एक पिटीशन प्रेजेंट करेंगे कि दे वांट टू डिक्लेयर द मैरिज नल. ओके, और ये क्यों होगा? जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो सेक्शन 5 में वी गॉट टू नो अबाउट कंडीशंस ऑफ मैरिज. ठीक है, सेक्शन 5 के क्लॉज 1 क्या बात करती है? इट सेज कि नीदर पार्टी शुड हैव लिविंग स्पाउसेस. यदि कि दोनों में, क्योंकि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है इट टॉक्स अबाउट मोनोगैमी, ये पॉलीगैमी की बात नहीं करता है. ठीक है, तो यदि किसी एक पार्टी का हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी लिविंग है, ठीक है, या तो उससे सेपरेट नहीं हुए हैं वो, तो दे कैन नॉट मैरी. और पता चला कि अभी तो आपसे ए ने बी से शादी कर ली. ठीक है, बी को तो लग रहा था कि ए उससे पहली दफा मतलब कि ही इज नॉट हैविंग एनी वाइफ. इससे पहले वो तो मैरिड ही नहीं था. ये इंसेप्शन में यदि बी ए से शादी कर लेती है, शादी के बाद उसको पता चलता है ओ ए की तो ऑलरेडी सी से शादी हो रखी है, वो ना ही उससे डिवोर्स लिया हुआ है ना ही उससे सेपरेट है, कि ऐसे भी नहीं है, तो ये बी पिटीशन फाइल कर सकती है कि भाई मेरी जो मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर करो. ठीक है, तो दिस इज शी कैन फाइल अ पिटीशन. और दूसरा है फोर्थ, क्लॉज 4 में क्या बात करते हैं? क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. हमें पता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिजेस नहीं होती है. उसमें यदि शादी हो गई तो इधर पार्टी कैन कम फॉर डिक्लेयरिंग इट नल मैरिज. ओके, एंड फिफ्थ इज योर सपिंडर रिलेशनशिप. यदि सपिंडर रिलेशनशिप में भी फॉल करते हैं देन दे विल नॉट दे वोंट बी इन द they can come for declaring the marriage void. अब देखो यहाँ पे ना void marriage में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि आपके बेयर एक्ट में मिल जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द केस? इट इज, रुको यहाँ मैं लिख देती हूँ, उमा शंकर वर्सेस राधा देवी. ये केस में क्या हुआ था कि यदि वाइफ को ये आशंका है, ठीक है, इफ शी एप्रीहेंड्स कि उसका हस्बैंड किसी और से शादी कर लेगा, तो इस शादी को आप का इंजंक्शन नहीं कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है. क्यों? क्योंकि आपको तो आशंका है ना, ऐसी शादी हुई तो है नहीं, तो कोर्ट आपको इंजंक्शन ऑर्डर कैसे दे देगा? मे बी दीज आर जस्ट योर प्रिजम्पशंस, ऐसा तो हुआ नहीं है. सो दिस इज इन वॉइड मैरिज. अब आगे चलते हैं हम वॉइडेबल मैरिज. वॉइडेबल मैरिज क्या होता है? वॉइडेबल मैरिज में इट इज ऑन इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी टू डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड. वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए एक पार्टी को पिटीशन फाइल करनी होगी कि भाई मुझे ये शादी को खत्म करना है. ठीक है, अब वॉइडेबल मैरिज क्या होगा? वॉइडेबल मैरिज में आप उसको वॉइडेबल डिक्लेयर कराने नहीं आता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल वैलिड मैरिज. क्या कंडीशन में वॉइडेबल मैरिज होता है? पहला देखो, एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by decree of nullity on any of the following grounds. annulment क्यों होगी?
कौन से ग्राउंड, ये जो नीचे के ग्राउंड्स है उन पे बेसिस पे होती है। पहला ए है, द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड owing to the importance of the respondent। यहाँ पे रुको, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। हस्बैंड यदि इम्पोर्टेंट है, इनफर्टाइल है और मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हुआ है, तो वाइफ आके वो मैरिज को डिक्लेयर कर सकती है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब वो मैरिज को वो नल एंड वॉइड वो डिक्लेयर कराने के लिए आ सकती है, वो पिटीशन फाइल कर सकती है। ए की शादी हो गई बी से, शादी से पहले इसको पता ही नहीं था कि बी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ना ही बी के घर वालों ने ए को बताया कि मेरा बेटा तो भाई इम्पोर्टेंट है, और ए की बी से शादी हो जाती है। शादी के बाद पता चलता है कि बी तो भाई इम्पोर्टेंट है, तो ए पिटीशन फाइल कर सकती है दैट फॉर द annulment, कि वो शादी को शी वांट टू नॉट बी इन दिस मैरिज। अब यही चीज इफ बी से वांट टू से अबाउट ए कि भाई मेरी वाइफ तो जो हिंदी में कहते हैं बांझी है, शी इज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड, तो ये हस्बैंड नहीं कर सकता है वाइफ पे। यदि वो करेगा तो 498 लग सकते हैं कि भाई आप तो क्रुएल्टी कर रहे हो उसके और उसके अगेंस्ट में। बट हस्बैंड के लिए यदि वो इम्पोर्टेंट है तो वाइफ कर सकती है, एंड शी कैन annul द मैरिज। आगे है that the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5। okay, clause 2 of section 5 आपका क्या बात करता है? clause 2 of section 5 आपका बात करता है कि पार्टनर आपका कॉम्पिटेंट नहीं है कंसेंट देने के लिए, ठीक है। दूसरा कि जो वैलिड कंसेंट दिया गया है वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से दिया गया है, ठीक है, या फिर ब्राइडग्रूम का जो या फिर उसको इंसैनिटी अटैक आता है। ये सारे कंडीशंस जो कि क्लॉज 2 के सेक्शन 5 में दिए गए हैं, प्लीज चेक योर बेयर एक्ट एंड कीप योर बेयर एक्ट अलोंग विथ। तो इसमें भी annulment ऑफ मैरिज के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं ईदर पार्टी, ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was required under section 5 as it stood immediately before the commencement, that consent of such guardian was obtained by force as to the nature of ceremony as to any material fact or circumstances concerning the respondent। चलो ये समझने की बात है। चलो मैं वापस से ना पेन का कलर बदल लेती हूँ, थोड़ा रंगीन करते हैं। देखो, हमने हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज का एज पता किया था, लड़कों का 21 होना चाहिए और लड़कियों के लिए 18 साल, ठीक है। अब जो अभी तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हो गया, ठीक है, बच्चों का शादी नहीं, पहले तो बाल विवाह भी होती थी, बट मान लो कि लड़का या लड़की कम उम्र का है, 13-15 साल का है, लड़की लड़का का शादी ऐसे कह के करवा दिए गए कि चलो ये तो पूजा हो रही है, ठीक है, पूजा में बैठ जाओ, तुम दोनों को साथ में बैठना है और एक पूजा हो रही है, ये पूजा तुम दोनों के बगैर इनकम्प्लीट है, ये कह के माँ बाप गार्जियन ने शादी करवा दी। और पूजा खत्म होने के बाद क्या हो गया भैया, ये दोनों तो शादी हो गया इनका, तो इनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ, ठीक है। तो उस टाइम में भी annulment के लिए पिटीशन दायर की जा सकती है। दूसरा है और बाय फ्रॉड एज टू नेचर ऑफ सेरेमनी और एज टू एनी मटेरियल फैक्ट। अब ये मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांस क्या हो गया? देखो, लड़का यदि कह रहा है, ए लड़का है, इसने बी के फैमिली वालों को कहा कि भाई मैं तो एक कंपनी का बहुत बड़ा मालिक हूं, ठीक है, और बी की फैमिली ने ए के साथ शादी करवा दिया। शादी के बाद क्या पता चलता है कि ये तो वहां का पियून है या तो वहां का वो एक छोटा सा कोई मामूली कर्मचारी है, तो ये मटेरियल फैक्ट का फ्रॉड हो गया ना। तो यहाँ पे भी बी पिटीशन फाइल कर सकती है annulment ऑफ मैरिज। या फिर ए और बी है, देखो जगह नहीं है, मैं कहाँ एग्जाम्पल बता रही हूँ तो बस समझ जाओ, ठीक है। ए और बी है, बी ने ये कहा कि भाई मेरी उम्र तो 21 है और ए से शादी कर ली। ये आदमी को लगता है कि ये लड़की तो 21 साल की है, पर पता चला इस लड़की का उम्र है 35 साल,
ठीक है। बाद में शादी के बाद इसको पता चलता है कि ये लड़की तो 35 साल है, अब तो ये इसके साथ गलत हो गया ना, तो ये भी आके एनलमेंट ऑफ मैरिज करवा सकता है। अब चलो आगे क्या है, दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन पिटिशनर। यदि ए ने बी के साथ शादी कर लिया, ठीक है, और शादी के बाद विद इन 6 मंथ ऑफ द मैरिज ही बी का एक बच्चा हो जाता है, तो भाई एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को चाहिए 9 महीना, ठीक है, और शादी के 6 महीने बाद ही यदि एक बच्चे को डिलीवर कर देती है तो बहुत ही जाहिर सा बात है कि ए का ये तो बच्चा है नहीं। तो इफ द रिस्पोंडेंट यानी बी किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और उसने ए के साथ शादी कर लिया और ये बात ए को पता नहीं है, तो ए पिटीशन दायर कर सकता है कोर्ट में कि भाई मुझे ये शादी अनल करवाओ, ये शादी को वॉइड डिक्लेयर कराओ, ठीक है। अब चलो इस पे ना कुछ कंडीशंस हैं, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, उसको भी हम देख लेते हैं एक करके एक, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 नो पिटीशन फॉर एनलिंग अ मैरिज। सबसेक्शन 1 क्या, इसी सेक्शन का सबसेक्शन 1 में कोई भी पिटीशन एनलमेंट के लिए नहीं जाएगा। क्यों? On the ground specified in clause C of subsection 1 shall be entertained if the petition is presented more than 1 year after the force had ceased to operate or as the case may be the fraud had been discovered। मान लो ए और बी की जबरदस्ती शादी होती है, ए को जबरदस्ती बी से शादी करवा दिया गया है, पर भाई एक ही पॉइंट पे उसमें फोर्स हुआ है ना, फोर्स 1 घंटा 2 घंटा 4 दिन 10 दिन के लिए रह सकता है, पूरी जिंदगी पे थोड़ी ना फोर्स रहेगा। यदि फोर्स के 1 साल बाद भी यदि वो बी के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ रहता है तो ए आके फिर एनलमेंट शादी की नहीं करवा सकता है, क्योंकि भाई आपके पास फोर्स जब हुआ तब आप आइए, फोर्स जब खत्म होता है तब से अब आप आइए एनलमेंट के लिए, आप नहीं आए तब आप साथ में रहिए। अब समझ रहे हो? आगे चलो फिर पेन का कलर बदलती हूं मैं। The petitioner has with his or her full consent lived with the other party to a marriage as husband-wife after the force has ceased to operate or as the case may be the fraud had been discovered। अब यहाँ फ्रॉड की बात कर रहे हैं, जैसे पिछले वाले में फोर्स था, यहाँ पे फ्रॉड क्या हुआ, वो जो एग्जाम्पल नहीं दिया, ए ने बोला था कि मैं फलाना कंपनी का मालिक हूँ, पता चलता है वहां का तो वो नौकर है, कोई एक छोटा सा कर्मचारी है। ये जानकारी प्राप्त होने के बाद भी बी इसके साथ रह रही है, ठीक है, इसके साथ साल भर रह ली, 2 साल रह ली, उसके बाद आके बोलती है कि पिटीशन फाइल करती है कि भैया इसने मेरे साथ फोर्स फ्रॉड किया तो मेरी शादी एनल करो। भाई आपको पता चलने के बाद 1-2 साल आप क्यों रही, फिर यदि आप रह ली तो यू कैन नॉट टेक द ग्राउंड फॉर एनलमेंट हियर। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be entertained unless the court is satisfied that the petitioner was at the time of marriage ignorant of the fact alleged। क्लॉज डी में क्या बात की गई थी, क्लॉज डी में बात की गई थी, एक सेकेंड रुक जाना, क्लॉज डी में बात की गई थी कि जो वाइफ है वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो ये जो प्रेगनेंसी वाली बात थी ना, ए और बी की शादी हो गई, बी पहले से ही प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे के साथ और उसने ए के साथ, रुको कलर में बदलती हूँ, किसी और के बच्चे के साथ बी प्रेग्नेंट है और उसने ए के साथ शादी कर लिया, ठीक है। तो अब यदि ए को शादी से पहले पता था कि बी सी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, फिर भी उसने ए के साथ बी के साथ शादी करी, तो भाई आप किस बात के लिए एनलमेंट के लिए आ रहे हो, आप तो इग्नोरेंट नहीं थे फैक्ट के। दूसरा, दैट द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट within 1 year of such commencement and in the case of marriage solemnized after such commencement within 1 year after the date of marriage। इसको भी ये करने के बाद, ये डिस्कवरी के 1 साल के भीतर भीतर आपको एनलमेंट के लिए आना है। दूसरा, दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी ऑफ द पिटिशनर
ऑफ द एग्जिस्टेंस, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं परफॉर्म किया गया है, मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है। यदि ए बी, वही सेम एग्जाम्पल, बी है प्रेग्नेंट किसी और सी के बच्चे के साथ, और ये जानकारी के बाद जैसे ही ए को पता चलता है कि भाई बी तो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है, किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो इसने ना अपना मैरिटल इंटरकोर्स करना बी के साथ बंद कर दिया। सो इफ ऑल दीज थिंग्स इज हैपनिंग, तभी वो एनलमेंट के लिए आ सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर अबाउट वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, और मैं आऊंगी और नेक्स्ट सेक्शन